आज हम लोग एक नई डायनेस्टी करेंगे। कंप्लीट हो गई थी कल हरियंक। शिशुनाग वंश उसमें आता है। ठीक है। देखो, ये मगध का सबसे पहला वंश था जो हम लोगों ने किया। जब मगध एक इंपॉर्टेंट किंगडम के रूप में आया, उस समय उसका नाम, मतलब मगध का उत्कर्ष हुआ, तो उस समय जो वंश था दैट वाज हरियंक वंश। इन्हीं के समय में मगध का उत्कर्ष होता है। उससे पहले मगध में कौन रूल कर रहा था, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। हरियंक वंश से पहले जो हम लोगों ने कर लिया है, कहीं कहीं पर मैंने महाभारत में देखा है कि मगध का नाम है। और उसका नाम आता है जरासंध के वंशजों के लेवल पर। ये लिखा हुआ है उसमें, भागवत पुराण में और महाभारत में, कि मगध में जरासंध के वंशज थे जो रूल करते थे, और उसका अंतिम जो वंशज था वो बृहद्रथ था। फाइनली, खैर वहां पे नहीं जा रहे। तो हरियंक वंश के लीडरशिप में मगध रिसर्च किया, लेकिन बाद में ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई। और इसी डायनेस्टी के अंतर्गत जो इसके एक अमात्य थे, शिशुनाग जिनका नाम था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिशुनाग को जनता ने ही, आम जनता ने अपना राजा चुन लिया था हरियंक वंश के अत्याचारों से मुक्ति के लिए। कुछ लोगों का यह मानना है कि शिशुनाग, जो कि अमात्य थे उस समय काशी के, उन्होंने अंतिम शासक की हत्या कर दी थी, जो कि जिनका नाम था अंतिम शासक का, क्या नाम था, नागदशक। उनकी हत्या कर दी थी हरियंक वंश की, और शिशुनाग वंश की नींव डाली। तो फिलहाल आप लिखिए हेडिंग शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। ठीक है। तो संस्थापक इनके शिशुनाग ही हुए। ये माना गया कि ये बनारस के गवर्नर रहते थे कभी। देखो, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया शिशुनाग के टाइम में जो हुआ, वो था अवंती को जीतना। ठीक है। हम लोगों ने पहले ये देखा हरियंक वंश के समय में कि मगध रिसर्च किया। सबसे पहले बिंबिसार ने ही उसका रिसर्जेंसी देखने को मिलती है बिंबिसार की लीडरशिप में। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए, उससे मगध की शक्ति में वृद्धि हुई। फिर बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु, इन्होंने कौशल को जीत लिया, तो पूरा कौशल का प्रांत मिल गया। लिच्छावियों को जीत लिया, वैशाली वगैरह मिल गए। तो मगध हरियंक वंश के समय में ही एक, उसका आकार बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट जो उस समय के महाजनपद थे वो मगध के अंडर में ही आ गए। एक बचा था खाली, अवंती, जो सबसे पावरफुल था, जो अब तक मगध के बाहर था। शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया, और अपनी राजधानी उन्होंने, जो मगध की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि उदयन के समय में बनी, उसे परिवर्तित कर दिया और वैशाली अपनी राजधानी उन्होंने बना ली थी। ये कुछ समय के लिए ही बनी, वापस बाद में पाटलिपुत्र ही आ जाएगी। लेकिन इन्होंने अपनी स्थानांतरित कर दी थी राजधानी, और कारण यही था कि इनका राज्य बहुत बड़ा हो गया था, अवंती तक हो गया था। अवंती माने उज्जैन, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक, साउथ में ये अवंती राज्य था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, यानी उज्जैन था आज का मध्य प्रदेश में, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये दो राजधानियां थी अवंती की। तो मगध अब पूरब से लेके पश्चिम में गंधार तक, है ना, या मध्य प्रदेश कहते हैं उसे, उसकी राजधानी गंधार थी, यानी आज का पूरा पंजाब वाला हिस्सा, बिहार से लेके पंजाब तक। और फिर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर, यानी महाराष्ट्र तक, इतना बड़ा एम्पायर मगध के अंडर में बन गया था। किसकी लीडरशिप में ये बना? अंत में शिशुनाग वंश की लीडरशिप में, और राजा भी शिशुनाग ही थे, इन्होंने ही बनाया। ठीक है। तो आप इसमें ये कुछ एक दो बातें, अब
इसके बाद शिशुनाग के बाद में जो नेक्स्ट रूलर हुए उनका नाम था कालाशोक। इसी वंश के थे ये, इनके बेटे थे कालाशोक, इन्होंने बाद में रूल किया। तो नेक्स्ट लिखना अगला हेडिंग, कालाशोक, KALASHOK, कालाशोक। ठीक है। इनका एक सब नेम भी है, बाई नेम भी है इनका, काकवर्ण, क्योंकि काले रंग के थे ये, काकवर्ण। हाँ, काकवर्ण, KAKVARNA, काकवर्ण। इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 394 BC से 366 BC, ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक। देखो इनके बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है केवल, और वो ये कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो इन्हीं के समय में हुई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के समय में हुई, हमने पीछे देखा, जो हरियंक डायनेस्टी के रूलर थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय में हुई, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 ईयर्स बाद, 100 सालों के बाद इन्होंने ही उसे कराया भी, संपन्न भी कराया। तो उनके बाद में ये कहते हैं कि किसी आदमी ने ये अपने पहले राजाओं को, ये उनका काम होता था कि वो प्रजा के दुख सुख को जाने, तो राजा लोग रात में घूमते थे, तो ये रात में अपने नगर में घूम रहे थे, किसी आदमी ने इनकी हत्या कर दी उसी समय। तो इनके बाद महानंदिन नाम का एक व्यक्ति, जो कि इनका पुत्र था, वो रूलर बना। तो अगला हेडिंग डालिए, महानंदिन, महानंदिन, महा लिख के और नंदिन लिख लेना, NANDIN, नंदिन। इनका सब नेम भी है, बाई नेम भी है, नंदीवर्धन। सब नेम है इनका नंदीवर्धन। टाइम पीरियड लिख लीजिए इनका, 366 BC से 344 BC तक टाइम पीरियड है, 366 BC से 344 BC। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। देखो इनके बारे में कोई खास बात नहीं है, केवल इतनी ही बात है कि इसके बाद शिशुनाग वंश का पतन शुरू हो गया था इनके बाद में, और आखिरी में जो सबसे लास्ट के इनके रूलर माने गए, महानंदिन, ये अंतिम शासक ही सिद्ध हुए। और इनकी महापदम नंद ने हत्या कर दी, और महापदम नंद ने हत्या करके बाद में एक नए वंश की नींव डाली, जिसे नंद वंश के नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा वो नंद वंश या महापदम नंद, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और नंद वंश वही है चाणक्य वाला नंद वंश, धननंद, और ये आपने नाटकों में भी देखा होगा, लेकिन नाटक में केवल एक पक्ष दिखाते हैं। वो सारी बातें मुझे नहीं पता क्या था क्या होगा नाटक में, लेकिन मैंने यही देखा है कि टीवी और सीरियल और जो मूवी है, जो भी बनी है इतिहास के ऊपर, उनमें केवल एक पक्ष दिखाते हैं, वो सारी बातें नहीं। अब अगला हेडिंग आप डालिए, नंदवंश, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, नंदवंश, नंद डायनेस्टी। आप लोगों ने देखा है किसी ने चाणक्य सीरियल, या चाणक्य के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। देखो ये इस समय ना एक तरीके का क्लैश था, जो ये रूल इस समय हो रहा था, जो भी ये लोग रूल कर रहे थे, इस समय दो विचारधाराओं का क्लैश था। एक विचारधारा थी, एक 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 विचारधारा के लोग थे जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रमोटर थे इंडिया में।
इसी समय की बात है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण धर्म की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो तर्क थे उनमें ब्राह्मण धर्म कहीं नहीं ठहरता था। इसलिए उस समय के ज्यादातर रूलर्स जो थे वो या तो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे या जैन धर्म के मानने वाले थे। ब्राह्मण धर्म का मानने वाला उस समय बहुत कम लोग मिलते थे। जैसे नंद वंश के रूलर्स सब जैन मतानुयायी थे, सब जैन धर्म को मानते थे। और महापदम नंद भी एक बहुत बड़े जैनिस्ट स्कॉलर थे। ये माना जाता है एक एक राजा हुए कलिंग में जिनका नाम था खारवेल, अभी आगे होंगे। कलिंग राज खारवेल उन्हें कहते हैं। कलिंग माने आज का उड़ीसा। बहुत बड़े स्कॉलर थे। उड़ीसा हमेशा जैन धर्म का केंद्र रहा शुरुआत से ही। कलिंग राज्य हमेशा जैन धर्म का केंद्र था शुरुआत से ही। तो फाइनली ये हुआ कि महापदम नंद उड़ीसा गए या कलिंग राज्य गए और वहां से इनकी महावीर स्वामी की जो सबसे पुरानी मूर्ति थी उसको लेकर आए और उन्होंने पाटलिपुत्र में स्थापित किया। ये इस बात का जिक्र करता है खारवेल अपनी अपने अपने उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन है, कलिंगराज खारवेल का इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है। आगे पढ़ेंगे ये सब। अब चाणक्य क्यों इनके खिलाफ होंगे? चाणक्य एक ब्राह्मण स्कॉलर थे जो कि तक्षशिला में पढ़ाते थे, ब्राह्मण धर्म की शिक्षा देते थे, और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे विचारधाराओं में। फिर से ब्राह्मणिस्टिक जो आइडियोलॉजीज थी उनको चाणक्य ने वापस एस्टैब्लिश करने का बीड़ा उठाया था। इसीलिए वो नंद वंश के खिलाफ थे शुरुआत से ही, धननंद के भी वो खिलाफ थे शुरुआत से ही। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो उसमें धननंद के एक सबसे बड़े मिनिस्टर थे, शक्ताल उनका नाम है। शक्ताल को सबसे बड़ा उस समय का स्कॉलर माना गया, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति माना गया शक्ताल। और दूसरे एक आचार्य थे स्थूल भद्र जो धननंद के दरबार में थे। शक्ताल उनके मंत्री थे, राजा के वो सलाहकार भी थे। शक्ताल उस समय के सबसे बड़े जैनिस्ट स्कॉलर थे। और आप देखो चाणक्य वगैरह में जो भी नाटक वगैरह होगा उसमें शक्ताल को सबसे खराब दिखाया गया होगा, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ चाणक्य, है ना। तो उसमें हीरो को तो अच्छा दिखाएंगे ही, बाकियों को खराब दिखाएंगे। तो ये इतना भरी है। कुल मिला के ये है कि नंद वंश के जो रूलर्स थे वो सब जैनिस्ट स्कॉलर थे और जैन धर्म की प्रमोटर थे। बाद में इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य, हालांकि वो भी बाद में जैनिस्ट हो गए थे, जैन धर्म को ही उन्होंने अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, और ये चाणक्य की इच्छाओं के विरुद्ध उन्होंने किया। और बाद में फिर मगध में बौद्ध धर्म के का वर्चस्व रहा, इसलिए मौर्यस के जो रूलर्स थे वो जैनिस्ट भी थे, उनमें कुछ वो बौद्ध धर्म के मानने वाले भी थे, आगे देखेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंद वंश के जो रूलर्स थे वो जैनिस्ट थे सब। तो आप लिखना इसमें अगले पॉइंट में। इसीलिए इसीलिए जो ब्राह्मण साहित्य है ना उसमें नंद वंश को गैर क्षत्रिय घोषित किया हुआ है उन्होंने, कि ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, पहला गैर क्षत्रिय वंश था ये। और ये मिलता है इतिहास में लिखा हुआ, गैर क्षत्रिय वंश था ये कहते हैं। अगले पॉइंट से देखो, उसके बाद महापदम नंद के ये कहते हैं कि 8 बेटे थे। 8 बेटों में से जो सबसे योग्य था, जो सबसे बड़ा भी था, ये इनका नाम था धननंद। यूनानी लेखकों में जो यूनानी राइटर्स आए इंडिया, क्योंकि इनके समय में ही कहते हैं ईरानी आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर इंडिया आए, उस समय ये रूल कर रहे थे 323 324 ईसा पूर्व में। उस समय तक ये थे।
तो यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है, अग्रमीज नाम दिया गया है इनका। जो ग्रीक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं या ग्रीक राइटिंग्स मिलती हैं उनमें धननंद का नाम अग्रमीज है। अंतिम रूलर थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इन्हें हटा के मौर्य वंश की स्थापना की मगध में। ठीक है। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है हिस्ट्री के कि इन्हें खतरा था यूनानी आक्रमण का, तो इन्होंने एक बड़ी सेना बनाने का प्रयास किया, लोगों के ऊपर कर लगाए इसीलिए जिससे पैसा इकट्ठा हो जाए। बाद में सिकंदर वापस लौट गया, वो एंटर ही नहीं किया टेरिटरी में इंडिया की, बाहर से बाहर ही लौट गए। लेकिन कर वो जो के तू रहे, तो जनता दुखी हो गई थी इनके करों से, टैक्सेस वगैरह से। और फाइनली उसी असंतोष का लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने और इनको हटा दिया और फिर मौर्य वंश की नींव डाली। तो आप लिखना इसमें कंटिन्यूएशन में तो अब आप आगे मौर्यास को पढ़ोगे ही, है ना। ये यहां तक हमारा मगध का उत्कर्ष कंप्लीट हो गया, रिसर्जेंस ऑफ मगध।